हमने बेटा कैविटी तक कर लिया था, राइट? हेलो, ये सब क्वेश्चंस किए थे। हाँ कैविटी तक हो गया था, है ना? यस सर। स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से हमने निकाल लिया था। स्फेरिकल कंडक्टर के लिए हमारी सारी की सारी चीजें हो गई थी। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट कर ली थी, कैविटी में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी थी, राइट? तो चलो बेटा क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैविटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैविटी, कोई भी बेटा देखो यहाँ पे कोई भी एक चार्ज कंडक्टर है, चार्ज नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टर, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग कंडक्टर है जिसके अंदर कैविटी बनाई गई। कैविटी का मीनिंग क्या होता है, इस स्फीयर से हमने थोड़ा सा पार्ट निकाल लिया है जिसमें चार्ज नहीं है, वहां पे होल बन गया है, ठीक है? वहां पे क्या है बेटा, वहां पे खाली जगह बन गई है जिसको हम लोग कैविटी बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, कैपिटल आर है, इसको बेटा हमने यहाँ पे कैविटी बना दिया, यहाँ पे हमने कैविटी बना दिया, दिख रहा है? इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं भरा हुआ है। इसकी हम लोग रेडियस मान लेते हैं बेटा कैपिटल आर है, इसकी रेडियस मान लेते हैं हम लोग स्मॉल आर है। क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। इस स्मॉल आर में कोई भी चार्ज नहीं है। कहाँ पे चार्ज है, इसके बाहर है, पूरा हर जगह है, पूरा बाहर चार्ज है, भरा पड़ा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इस बेटा चार्ज जो स्फीयर है इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो है। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है इसकी बेटा, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है। क्लियर? तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है, तो हमें इस कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे हमें क्या पता करना है, कैविटी के अंदर किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मान लेते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम लोग पी, इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे करेंगे, चलो इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो अपना स्फीयर हो जाएगा सेम टू सेम, ठीक है? हमने पूरा स्फीयर मान लिया, अब कैविटी नहीं है, ठीक है? तो क्या करेंगे, पूरे स्फीयर की वजह से हम लोग निकालेंगे उस पॉइंट पे, मान लेते हैं ये पॉइंट वो है बेटा पी है, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे पी रहा, ये है पी, इस पे और क्या करेंगे, और क्या करेंगे बेटा, और क्या करेंगे, और हम क्या करेंगे प्लस एक बेटा छोटा स्फीयर काट, छोटा स्फीयर, यहाँ को हम लोग क्या मान सकते हैं, यहाँ पे माना पहले पूरा चार्ज था, ठीक है? और इसमें क्या मान सकते हैं, यहाँ पे चार्ज नेट चार्ज कैसा है, जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, तो हम क्या करें बेटा पूरे मान लें प्लस एक नेगेटिव वाला भी मान लें। तो अगर हम नेगेटिव चार्ज वाला भी मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं बेटा, नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं छोटा सा, ठीक है? तो इन दोनों को कंबाइंड करेंगे और इस स्फीयर को उठा के यहीं पे रख देंगे, तो ये खाली रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज मिलकर कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसकी भी बेटा हमें चार्ज डेंसिटी सेम लेनी पड़ेगी, माइनस लेनी पड़ेगी। इसकी चार्ज डेंसिटी कैसे लेनी पड़ेगी बेटा, नेगेटिव लेनी पड़ेगी, रो। इसकी भी नेगेटिव है बेटा, इसका नेगेटिव चार्ज है और डेंसिटी कितनी है, रो है। बेटा बात में आ रही है, सबको दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। तो इन दोनों की वजह से हमें क्या करना है, इस पॉइंट पी पे, यहाँ पे पॉइंट पी ये रहा, इसमें इसके अंदर ही पॉइंट पी, ये पॉइंट पी रहा। बेटा बात समझ में आ गई? इन दोनों की वजह से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है उस पॉइंट पी पे। क्लियर? तो कैसे करेंगे भाई, देखो कैसे करेंगे। तो इन दोनों की वजह से हम अलग अलग लिख लेंगे। चलो हम नेक्स्ट पेज में बनाते हैं बड़ा डायग्राम, और बड़े डायग्राम में हम लोग थोड़ा डिटेल में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये ऐसे रहा बेटा, ठीक है? तो हम पॉइंट पी बना लेते हैं पहले। तो हम क्या करते हैं, अभी ये स्फीयर हटा देते हैं, इसको बाहर ही रहने देते हैं। मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं बेटा, तो इसकी रेडियस है अंदर वाले की, जो अंदर वाले की रेडियस है, जो अंदर वाले की रेडियस है बेटा, ये कितनी है, अंदर वाले की जो रेडियस है इसको स्मॉल आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। बाहर वाले की जो स्फीयर है उसकी कैपिटल आर मान लेते हैं। ये पूरे में चार्ज भरा हुआ है, अंदर वाला खाली है, अंदर वाला खाली है। अंदर वाला खाली है। और जो इनके दोनों की डिस्टेंसेस है बेटा सेंटर के बीच की, उसको हमने माना एक्स। क्या माना बेटा हमने, एक्स माना। इसको हमें थोड़ा वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। हमें कैसे लिखना पड़ेगा बेटा, वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जरा देखिएगा एवरीवन प्लीज लुक हियर, ये पॉइंट पी रहा, ये पॉइंट
P रहा, ये हमारा x वेक्टर हो गया। कहां से? इसके सेंटर से दूसरे वाले के कैविटी के सेंटर तक का जो गैप है वो हमने क्या माना? x वेक्टर माना, राइट। चलो ठीक है, और क्या माना हमने? और हमने ये माना कि जो कैविटी के सेंटर से पॉइंट P है, जो कैविटी के सेंटर से पॉइंट P है, जो हमें दिख रहा है, ब्लैक कलर बेटा दिख रहा है, ये डायग्राम सबको दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। सर ब्लैक से नहीं दिख रहा हो। ब्लैक से नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है? तो बेटा कैविटी के अंदर का हमारा जो कैविटी के अंदर का जो हमारा बेटा जो वेक्टर आया, ये वेक्टर को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। इस वेक्टर को नाम देते हैं बेटा ए वेक्टर। क्या दे देते हैं? ए वेक्टर। क्लियर? और यहां से यहां पे क्या दे देते हैं बेटा? बी वेक्टर। क्या दे देते हैं? बी वेक्टर। अब दिख रहा है सबको? हेलो? यस सर। मतलब यस सर। पूरे चार्ज की वजह से हम लोग कहाँ निकालेंगे? पी पॉइंट पे। फिर क्या करेंगे बेटा? पूरे चार्ज की वजह से पी पॉइंट पे निकालेंगे, और क्या करेंगे? इस छोटे वाले नेगेटिव चार्ज से, क्योंकि ये पूरा चार्ज पूरा स्फीयर प्लस ये छोटा वाला नेगेटिव स्फीयर, तो जब नेगेटिव वाला आ जाएगा तो पॉजिटिव वाले से कैंसिल होकर अंदर जीरो बना देगा। तो इसकी वजह से दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे। क्या? पूरे की वजह से इस पॉइंट पे प्लस छोटे वाले की वजह से इस पॉइंट पे, जो कि नेगेटिव होगी, और उन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। चलो देखो, तो पूरे की वजह से बेटा कैसे लिखेंगे? ई पॉजिटिव चार्ज की वजह से कैसे लिखेंगे? ई पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेटा हमने किसी भी पॉइंट पे निकलवाया था, तो हमने आपको बताया था क्या लिखते हैं बेटा? वो आता है के टोटल, अगर चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज इस पे क्यू है, पूरे पे, किस पे? पूरे पे, तो के क्यू आर डिवाइडेड बाई क्या होता है बेटा? के क्यू आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब होता है। और यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है? बी के बराबर। यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है बेटा? बी के बराबर है। क्या है बेटा? के क्यू बी डिवाइडेड बाई आर क्यूब आ जाएगा। डायरेक्शन क्या है बेटा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की? छोटे वाले पॉइंट पे, इसकी वजह से सेम डायरेक्शन इधर की तरफ ही आ जाएगी, इस पॉइंट पे इधर ही आ जाएगी, राइट, क्योंकि सेंटर से रेडियली आउटवर्ड होता है। बात में आ रही बेटा? ये ई पॉजिटिव की डायरेक्शन आ जाएगी। ई पॉजिटिव किस वजह से? पूरे स्फीयर की वजह से। तो किधर है बेटा? बी के अलोंग ही है। किधर है? बी के अलोंग ही है। ठीक है, अब ये नेगेटिव वाले से भी हमें निकालना है। किसके से? नेगेटिव वाले। अब इसको हटा दो, इसका कोई काम ही नहीं है। ये पॉजिटिव की वजह से ऐसे आ गया। अब नेगेटिव वाले की वजह से कैसे निकालना बेटा? ये नेगेटिव वाला हम अलग बना लेते हैं। इससे ये कितने दूर है बेटा? ए वेक्टर दूर है। कितना है? ए वेक्टर दूर। ये भी एक स्फीयर है, ये भी एक स्फीयर पे किसी पॉइंट पे हमें निकालना है, तो सेम फॉर्मूला रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बस यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कैसी बेटा? नेगेटिव है। कितनी है? नेगेटिव रो है। बात में आ रही है बेटा? तो ई नेगेटिव की वजह से किधर आएगा? ई माइनस कैसे किधर आ जाएगा बेटा? ई माइनस कैसे किधर आएगा? टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ रखता है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होती है, दूर की तरफ होती है पॉजिटिव चार्ज से। तो इसके से इधर आ गई, इसके से और एक ही डायरेक्शन में ही, एक ही अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। देखो बेटा कैसे लिखेंगे? ई नेगेटिव को क्या लिखेंगे? के क्यू ए डिवाइडेड बाई, इसकी रेडियस क्या है? आर क्यूब। इसकी रेडियस क्या है? आर है, स्मॉल आर है, तो इसकी आर क्यूब आ गई नीचे से, इस तरीके से आ गया। डायरेक्शन क्या आएगी बेटा? डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की टुवर्ड्स द सेंटर आएगी। कैसे आएगी टुवर्ड्स द सेंटर? मतलब माइनस ए वेक्टर की तरफ। किधर आएगी बेटा? माइनस ए वेक्टर की तरफ आएगी। बात समझ में आ रही है? चलो अब ई पॉजिटिव को और ई नेगेटिव को रो के फॉर्म में लिख लेते हैं। ई पॉजिटिव को और ई नेगेटिव को रो के फॉर्म में लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्यू बेटा पूरा चार्ज नहीं होगा, इस पे मान लेते हैं चार्ज है माइनस का क्यू, स्मॉल क्यू है यहाँ पे, तो ऐसा आ गया। इस पे टोटल चार्ज कितना बेटा? माइनस क्यू है। कैसा है? माइनस क्यू, तो ऐसा आ जाएगा टोटल चार्ज। तो कैपिटल क्यू को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल क्यू को रो के फॉर्म में क्या लिखेंगे? रो इनटू वॉल्यूम एंड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड वॉल्यूम 4/3 पाई। एक बड़े वाले का है तो बड़े वाले की रेडियस आ गई। स्मॉल क्यू को क्या लिखेंगे? रो इनटू 4/3 इंटू ये कैसा पॉजिटिव चार्ज है, स्मॉल आर क्यू, ऐसा आ गया बेटा। इनकी वैल्यूज उठा के रख देंगे इनके फॉर्मूले में करस्पॉन्डिंग, एक उसमें एक इसमें। तो यहाँ से बेटा ई पॉजिटिव की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? ई पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव की वजह से दैट इज इक्वल टू के बी वेक्टर बाई आर क्यूब इंटू क्यू की वैल्यू ये आ गई रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। यहां से आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो गया। के की वैल्यू भी पुट कर दो बेटा। के की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी वेक्टर इंटू रो बाई 4/3 पाई।
कहां से देखो बेटा 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल क्या आ गया, बी वेक्टर रो डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये ई पॉजिटिव आएगी। सेम तरीके से आप ई नेगेटिव को भी रखोगे बेटा, ई नेगेटिव को भी रखोगे कभी भी सेम आ जाएगा। कैसा आएगा, सेम फॉर्म रहेगा, क्योंकि वैल्यू तो इसकी भी हमें वही रखनी है वैसे ही। तो क्या आ जाएगा जरा देखो, ये बट नेगेटिव आ जाएगी, किधर आ जाएगी बेटा, माइनस रो, ये क्या है, ये ए वेक्टर है, ये वाला ए वेक्टर है, तो क्या आ जाएगी, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गई इन दोनों के से। और दोनों के से नेट कितना आएगा, इन दोनों का वेक्टर सम, दोनों के से नेट कितना आएगा, इन दोनों का वेक्टर सम आ जाएगा। तो ई नेट को हम लोग क्या ले सकते हैं, ई नेट को हम लोग क्या ले सकते हैं, ई नेट इज इक्वल टू ई पॉजिटिव वेक्टर प्लस ई नेगेटिव वेक्टर। तो ई पॉजिटिव वेक्टर कितना है बेटा, देखो ई पॉजिटिव वेक्टर है ई बी वेक्टर रो बी वेक्टर डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, माइनस ये कितना है, रो ए वेक्टर माइनस 3 एप्सिलॉन नॉट। देखो बेटा ऐसा है, ये दोनों को हमने पुट कर दिया। अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस ट्रायंगल में हमें थोड़ी सी चीजें वेक्टर से आएंगी, क्या आएंगी जरा देखो। इस ट्रायंगल में देखो बेटा, ये कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये हम बनाते हैं राइट में, ये एक्स है, ये एक्स वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। ठीक है, ट्रायंगल की बात करें बेटा थोड़ा सा देखो, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये ई नेट आ गया। तो ट्रायंगल का अगर हम बात करें उसकी, तो बेटा ये था अपना एक्स वेक्टर, ये ऐसा था उस पी पॉइंट पे बी वेक्टर, और यहां से लेके यहां तक था ए वेक्टर। तो हमें ट्रायंगल से क्लियरली दिख रहा है, इससे क्या दिख रहा है बेटा, एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये वेक्टर सम का ट्रायंगल लॉ, ये वेक्टर सम का ट्रायंगल लॉ है। तो यहां से देखो बेटा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर किसके बराबर है, एक्स वेक्टर के बराबर है, किसके बराबर है, एक्स वेक्टर के बराबर है। देखो कैसे आता है बेटा, कैसे आता है, एक्स वेक्टर के बराबर कैसे आता है जरा देखो। हम क्या करेंगे, ए को इस राइट में ले आएंगे, तो क्या आ जाएगा, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है, ऐसा आ गया। Yes, sir. अब ये वैल्यू पुट कर दो वहां पे, एक्स वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर की जगह पे। जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ही हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना ई नेट इज इक्वल टू रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट एक्स वेक्टर। क्लियर बेटा, एक्स वेक्टर क्या है, एक्स वेक्टर है बड़े वाले के सेंटर से छोटे वाले के सेंटर का क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बेटा, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं, उनके बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। देखो कैसे है, एक्स वेक्टर क्या है, यहां से इस पॉइंट का मींस बड़े वाले वेक्टर, बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से छोटे वाले स्फीयर के सेंटर का डिस्प्लेसमेंट, ये एक्स वेक्टर है। अच्छा, इसमें अगर हम ए की वैल्यू कहीं भी ले लें, ए की वैल्यू बेटा हम इसमें कहीं भी ले लें, यहाँ पे ले लें, तब भी ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर अगेन ऐसे बनेंगे और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। बात समझ में आ रही बेटा, कैंसिल आउट होके फाइनली एक्स वेक्टर ही अकेला दे देंगे। क्या दे देंगे बेटा, एक्स वेक्टर ही अकेला दे देंगे। क्या दे देंगे, एक्स वेक्टर। मींस अगर सेंटर चेंज नहीं हो रहा है कैविटी का, अगर सेंटर चेंज नहीं हो रहा है कैविटी का, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, कैविटी में कांस्टेंट रहेगी। बात समझ में आ रही बेटा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ the size of the cavity, it is independent of the size of the cavity and position of the cavity, किधर है। बस हमें अगर x वेक्टर मींस अगर उन दोनों के सेंटर्स, कैविटी के सेंटर्स और बड़े वाले के सेंटर के बीच की डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कैविटी में कांस्टेंट रहेगी। यहां पे देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ कैविटी, और क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इनसाइड कैविटी। और क्या है बेटा,
इलेक्ट्रिक फील्ड, और कितनी है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट in cavity, electric point at any point in cavity is equal to electric field at the center of cavity. और क्या क्या है बेटा, और देखो एक पॉइंट, चलो बना के देखते हैं कि यहाँ पे अगर ये स्फीयर है, स्फीयर में ये कैविटी है, कैविटी के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो किधर है बेटा, अगर ऐसे कनेक्ट की गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इधर की तरफ है, एक्स वेक्टर की डायरेक्शन में आई थी, और कैसी है बेटा, कांस्टेंट है। बात समझ में आ रही है, ये पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, कुछ ऐसे आ जाती है। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है सबको? चलो ये Yes, नोट sir. कर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है बेटा, E is equal to Vector. E is equal to Rho x vector 3 rho x vector divided by 3 epsilon naught. Clear? Yes, sir. नोट कर लो बेटा, नोट करना है पुराने वाले सारे, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा, नोट करना है या फिर आगे बढ़े? सर करना है। आगे बढ़िए। आगे सर बढ़े। 1 मिनट, सर 1 मिनट रुकना। सर नेक्स्ट स्लाइड। हो गया सर। तो बेटा नेक्स्ट आता है पोटेंशियल ड्यू टू। अब पोटेंशियल हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर से यूनिफॉर्मली चार्ज, नॉन कंडक्टिंग से कंडक्टिंग से, कंडक्टिंग में सॉलिड हो या हॉलो हो, वो कैसे हॉलो के तरीके से ही काम करते हैं, कोई इश्यूज नहीं आते उनमें, कोई भी बेटा चेंजेस नहीं आते हैं। अब क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल ड्यू टू solid, hollow, uniformly charged conductors, conducting sphere, ठीक है बेटा। अगर कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर की तो सरफेस पे ही चार्ज रहता है, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो हमें निकालना है किसी भी बाहर वाले पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे, इसकी वजह से किसी डिस्टेंस सेंटर से कितनी ले ली, आर डिस्टेंस ले ली, उस पे बेटा पी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि वीपी की वैल्यू क्या होगी, वी कितना होगा उस पॉइंट पे। क्लियर, जो कि किधर है बेटा, आर डिस्टेंस पे। तो हम कैसे लिखें भाई, हम कैसे लिखें, हम क्या लिखते हैं, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है इस पॉइंट पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना है, ई की वैल्यू हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू के क्यू बाई, अगर इस पर टोटल चार्ज क्यू है, टोटल चार्ज क्यू है, कितना आता है बेटा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट। तो हम क्या करें, अगेन हमें पता है सब पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए एक तरीका है, क्या
कि हम क्या निकाल लें बेटा, इस पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमें एक फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू ई डॉट डी आर माइनस डी वी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ये पता है कि नहीं बेटा, E इज इक्वल टू यस सर। माइनस डी वी बाई डी आर, इसकी हेल्प लेंगे फॉर्मूले को इंटीग्रेट करेंगे। बात समझ में आ रही बेटा। तो हम क्या किया भाई, इसको हमने लिखा बेटा dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी ई इंटू डी आर, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम क्या करें, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लेते हैं और इन्फिनिटी पे निकाल लेते हैं। इन्फिनिटी पे क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमें क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी पे कैसा होता है, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होता है। तो हम लिमिट लगा देंगे बेटा, क्या लगा देंगे कि जब कहां से, r से लेके इन्फिनिटी तक, हमें r पे पता करना है, तो r से लेके इन्फिनिटी तक ले गए चार्ज को, तो r से लेके इन्फिनिटी तक, कहां से लेके बेटा, r से लेके इन्फिनिटी तक। जब r पे था पोटेंशियल तो मान लेते हैं v है, इन्फिनिटी पे हमें पता है 0 होता है। बात से बेटा, इन्फिनिटी पे कैसा होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा, माइनस वी आ गया, इस तरफ क्या आ गया, इंटीग्रेट हो गया, माइनस वी आ गया। इधर क्या आ जाएगा, ई की वैल्यू पुट कर दो, r से इन्फिनिटी माइनस ई की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर डी आर, इसको इंटीग्रेट कर दो, दैट इज माइनस वी इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन के क्यू आ गया बाहर, इंटीग्रेशन डी आर बाई आर स्क्वायर, कहां से, आर से लेके इन्फिनिटी तक, दैट इज इक्वल टू माइनस वी इज इक्वल टू माइनस के डी आर बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई आर। लिमिट पुट करेंगे बेटा हम लोग आर से लेके इन्फिनिटी तक, ये माइनस आके बन गया प्लस, ये माइनस आया तो प्लस बन गया, के क्यू आ गया यहाँ पे आया 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन आर माइनस वी के इक्वल, दैट इंप्लाइज माइनस वी इज इक्वल टू के क्यू, ये वाला पार्ट हो गया 0, यहाँ पे बचा -1 बाई आर, और ये माइनस कैंसिल आउट हुआ, और v की वैल्यू आ गई बेटा के क्यू बाई, ये तो पॉइंट चार्ज जैसा आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, पॉइंट चार्ज जैसा आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, पॉइंट चार्ज जैसा आ रहा है, ये तो पॉइंट चार्ज जैसा आ रहा है। जब ये पॉइंट चार्ज जैसा अगर आ रहा है तो हम कैसे करेंगे, तब तो पंगे हैं भाई। जब पॉइंट चार्ज जैसा आ रहा है तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, कोई भी स्फीयर हो, कंडक्टिंग है, अगर उसकी सरफेस पे है चार्ज, तो हम क्या मानेंगे, उसके सेंटर पे मान लेंगे, और बाहर वाले पोटेंशियल्स लिख सकते हैं, बाहर वाले पोटेंशियल्स लिख सकते हैं। तो पोटेंशियल बाहर कैसा आ गया बेटा, इसमें ये कब यूज कर सकते हैं हम लोग फॉर्मूला, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, जब r की वैल्यू कैसी हो, कैपिटल R से ज्यादा हो, कैपिटल R से ज्यादा मींस पॉइंट कैसा है, बाहर हो, पॉइंट जब बाहर हो। अगर पॉइंट अंदर है तो कैसे निकालेंगे, इफ r is less than r, potential is constant inside the hollow solid conducting sphere because electric field is zero inside the स्फीयर। बेटा कोई भी स्फीयर है, इसके अंदर पोटेंशियल कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, हर एक पॉइंट पे इक्वल होता है, और कितना होता है, वो होता है बेटा जितना उसकी सरफेस होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर। किसी भी पॉइंट पर ई कैसा होता है अंदर, 0, अगर इस पे चार्ज कैसा दिया गया बेटा, पॉजिटिव दिया गया है, और चार्ज की टोटल वैल्यू है Q। इसका बेटा हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ भी बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं किसका, V वर्सेस R का, V वर्सेस R का। तो हमें पता है बेटा V अंदर कैसा है, V अंदर है के क्यू बाई आर,
व्हेन आर इज लेस देन आर और इक्वल टू आर। v की वैल्यू बेटा बाहर के लिए क्या है, दैट इज के क्यू बाई आर व्हेन आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो कैसा बनेगा, शुरुआत में कांस्टेंट है के क्यू बाई आर के बराबर, कहां तक, जब आर की वैल्यू कैपिटल आर तक है। उसके बाद ये कैसा बेटा पैराबोलिकली डिक्रीज हो रहा है, आर देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ऊपर वाला कांस्टेंट है, तो ये बेटा हाइपरबोलिक कर्व बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनता है ये, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहाँ पे जो v है इस केस में v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r आता है, ये कांस्टेंट है। क्लियर, नोट कर लो इसको। नोट कर लिया बेटा आपने, यस सर। चलो ठीक है। अब क्या लिखना है, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग की वजह से, टू potential due to non-conducting sphere of uniform charge, distribution। मैंने आपको बताया था बेटा जो भी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसमें चार्ज जहां रख दो वहीं पे रहता है, चार्ज फ्लो नहीं करता है, क्योंकि कंडक्टर नहीं है तो चार्ज भाई बाहर नहीं आ पाता है, तो उसमें अंदर भी भरा होता है। इसमें बेटा किसी भी पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे चार्ज अंदर भरा होता है। तो इसकी हमने डेंसिटी कितनी मान ली, रो मान ली, इसकी हमने डेंसिटी रो मान ली। तो सेंटर से किसी डिस्टेंस r पे हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे, फिर कहाँ निकालेंगे, बाहर भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बाहर भी निकालेंगे। बाहर एग्जैक्टली सेम आता है, बाहर कैसा आता है बेटा, सेम आता है, ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पे बाहर r आउटसाइड ऑफ स्फीयर, फर्स्ट वाला निकलेंगे बेटा आउटसाइड ऑफ स्फीयर, v कैसा आता है, सेम आता है, कितना, k क्यू बाई r if r is greater than capital R, v is equal to k q by r capital R when r की वैल्यू कैसी है बेटा, कैपिटल R के इक्वल है, when r की वैल्यू कैसी है, कैपिटल R के इक्वल है। ये नोट कर लो। हम क्या करेंगे, इनसाइड द कंडक्टर देखेंगे, इनसाइड द कंडक्टर सेकंड वाला, इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे हमें मान लिया, हमने किस पॉइंट पे निकालना है, हमें इस पॉइंट P पे हमें क्या निकालना है बेटा, क्या निकालना है, हमें पोटेंशियल की वैल्यू पता करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हमें लिखना है। कैसे लिखें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प ले लेंगे। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है इस पॉइंट पे कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें पता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हम लोग कैसे लिखेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगी, राइट, E, ये पॉइंट P है, तो हम क्या लिखेंगे, E एट P कैसे लिखेंगे, E एट P इज इक्वल टू, ये R डिस्टेंस है, कितनी है, अंदर भी कैसी है बेटा, R डिस्टेंस पे ही लिख रहे हैं हम लोग, अंदर भी कैसे लिख रहे हैं, R डिस्टेंस पे ही लिख रहे हैं। R डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं बेटा K कैपिटल Q, अगर टोटल चार्ज कैसा है बेटा, इस पे टोटल चार्ज कैसा है, टोटल चार्ज इज Q, टोटल चार्ज कैसा है, वो Q के बराबर, तो K Q R बाई कैपिटल R Q, ऐसा अपना E होता है। अब हमें पता है बेटा E डॉट dr की वैल्यू माइनस dV के बराबर होती है, तो वहीं से यूज करेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, तो हम क्या करेंगे कि देखो सिंपल सी बात है, अगर हम इंटीग्रेशन भी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस तो हम निकाल सकते हैं, E डॉट dr, dV क्या देगा,
पोटेंशियल डिफरेंस देगा, राइट। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें एक पॉइंट का पोटेंशियल पता होना चाहिए, उसके रिस्पेक्ट में दूसरे का निकालेंगे। तो हम क्या करें, तो हम इस पॉइंट का निकाल लेते हैं पोटेंशियल। किसका? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ई का। इसका तो हमें पता ही है, सरफेस का तो हमें पता है, तो सरफेस से हम लोग यहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे। कैसे लिखेंगे जरा देखो, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर होता है, ये होता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे भाई? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग कहां से? आर से लेके स्मॉल आर तक, कि हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं, कैपिटल आर से स्मॉल आर तक आ रहे हैं, राइट। कैपिटल आर से स्मॉल आर की तरफ। जब कैपिटल आर था तो पोटेंशियल कितना था बेटा? तब कैपिटल आर पे सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? के क्यू बाई आर। स्मॉल आर पे हमें नहीं पता कितना है, स्मॉल आर पे हमें निकालना है। मान लेते हैं उस पॉइंट ऑफ पोटेंशियल है वी, इनसाइड किसी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल है वी। तो अब इसी वी की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा? वी माइनस के क्यू बाई आर आ गया यहाँ पे, और ये माइनस क्या आ गया बेटा? इज इक्वल टू माइनस ई की वैल्यू क्या है उस पॉइंट पे? ई की वैल्यू पुट कर दो, दैट इज ई की वैल्यू आर के डायरेक्शन में पुट कर दो बेटा, दैट इज कितनी है? के क्यू आर बाई कैपिटल आर क्यूब डी आर। कहां से कहां तक? कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर, दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यूब बाई आर क्यूब। ये क्या आया? इंटीग्रेशन आर से लेके स्मॉल आर आर डी आर, दैट इज इक्वल टू माइनस के क्यूब बाई आर क्यूब आर स्क्वायर बाई 2। इस पे लिमिट कहां से कहां तक आ गई? कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर, और ये जो इंटीग्रेशन बन गया v माइनस के क्यू बाई आर इज इक्वल टू, ये वाला क्या इंटीग्रेशन बन गया जरा देखिएगा आप लोग। जो ये इंटीग्रेशन बना बेटा, ध्यान देना सब लोग, ध्यान देना आप लोग, ठीक है। क्या इंटीग्रेशन बना बेटा? देखो यहाँ पे माइनस के क्यू बाई आर क्यूब, अपर लिमिट पुट करोगे तो आर स्क्वायर बाई 2 माइनस स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। अब ये इसका मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें v की वैल्यू चाहिए, v माइनस के क्यू बाई आर इक्वल टू क्या आ गया बेटा? देखो ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा के क्यूब आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आर क्यूब, तो नीचे बचा 2r, नीचे ये बचा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा बेटा? माइनस के क्यूब आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब, राइट। अब इसको राइट में ले चलते हैं, इसको राइट में ले चलते हैं, तो क्या आ गया? v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई 2r माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर बाई 2r क्यूब, दैट इज ये ऐड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे, तो क्या आ गया बेटा? तो यहाँ पे क्या आ गया? तो हमने आ गया अपना, आ गया 3k बाई आर माइनस के क्यू आर स्क्वायर बाई 2r। क्लियर? ये आसान तरीके से आ गया। अब हमें क्या कॉमन मिल रहा है, वो कॉमन निकाल लेते हैं। क्या क्या कॉमन मिल रहा है बेटा? वो कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं 3k बाई के क्यू बाई आर क्यूब कॉमन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बेटा? के क्यू बाई आर क्यूब नॉर्मल कॉमन निकाल लेते हैं। सर हाँ बोलो बेटा। सर आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे ना? नहीं, वो आर स्क्वायर ऊपर डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जरा देखो क्या आ गया बेटा, अंदर अंदर आ गया ये 3r स्क्वायर, ये देखो अंदर क्या बचा बेटा? 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऐसे बचा है बेटा, देखो बाई 2। ध्यान दीजिए बेटा, ऐसे ही तो बचा है। हेलो, नहीं तो फिर ऐसा कर लीजिए, चल मत लो ये वाला। अच्छा ऐसे समझ में नहीं आता है तो रहने दो, नहीं आता कोई बात नहीं। क्या लिखेंगे हम लोग? के क्यू बाई आर तो कॉमन मिल ही रहा है भाई, के क्यू बाई आर तो कॉमन मिल ही रहा है, ये ठीक है।
तो आया 3 माइनस के क्यू बाई आर गया, तो क्या बचा बेटा यहाँ पे आर स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर। क्लियर? पता बेटा ये ठीक है? आया ना? हाँ अब थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं इसका, ये हमें 3 भी बाहर निकालना है, इसलिए हम लोग एलसीएम एलसीएम ले रहे थे। ठीक है? हेलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हाँ, ये हमारी एक गड़बड़ी हुई ना, देखो 3k3/2r है बेटा, यहाँ पे देखो 3k3/2r आएगा यहाँ पे, तो यही गड़बड़ आ रहा था यहाँ पे, तो ऐसा आ गया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? ये वाला 2 हम लोग भूल गए थे यहाँ पे लिखना, तो इसलिए गड़बड़ आ गया। अभी देखो कितना आ गया, 2 भी बाहर आ गया। अब देखो क्या आया अंदर, k3/2r इन ब्रैकेट 3 माइनस r स्क्वायर बाई r स्क्वायर। यस और नो? अभी ठीक है? हेलो, बात समझ में आ रही है बेटा? हेलो, चलो ठीक है। अब इसका एलसीएम एलसीएम लोगे, जब एलसीएम एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, जरा देखो बेटा, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं मैं। 3 ऐसे ही रहने दो, आर स्क्वायर कैल्शियम ले लो, तो क्या आ गया जरा देखो, तो आ जाएगा बेटा v की वैल्यू आ जाएगी k3/2r³ 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ऐसे ही आ रहेगा, जरा देखो बेटा, एलसीएम लेके बाहर निकाल लो, तो ये आ जाएगा अपना फॉर्मूला। इस पे r की वैल्यू जब लेस देन कैपिटल R के बराबर है, r की वैल्यू जब लेस देन कैपिटल R के बराबर, ये अपना फॉर्मूला आया। और इस फॉर्मूले की वजह से क्या आएगा, ये अपना फॉर्मूला आया। अब इसका हम लोग वेरिएशन देख लेते हैं पोटेंशियल का x के साथ। जरा देखो बेटा, ये पोटेंशियल यहाँ पे बनाए, यहाँ पे r बनाए, जरा देखो किस फॉर्मेट का है। इनके बीच में हम लोग बना रहे हैं, बाकी सारी चीजें कैसी हैं, कांस्टेंट है, तो क्या ले सकते हैं, v इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कराओ अंदर, तो क्या आया, मल्टीप्लाई कराओ, तो देखो किस फॉर्मेट का बना, ये आपको याद रखना है। मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा, देखो बेटा, k³ 3/2 k³/r स्क्वायर 3/2 k³/r माइनस k³ r स्क्वायर बाई 2r³। क्लियर बेटा? अब इसके बीच में बनाना है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो ऐसा लिख दो v इज इक्वल टू c माइनस ar स्क्वायर। ये दोनों कांस्टेंट है, यहाँ पे भी वाला पार्ट कांस्टेंट है, r स्क्वायर के अलावा इसमें ये वाला भी पार्ट कांस्टेंट है, k³/r ये सारा कांस्टेंट है। तो ये क्या है बेटा, ये पैराबोला है। ये क्या है, ये पैराबोला है, v माइनस c इज इक्वल टू माइनस ar स्क्वायर। ऐसा r में पैराबोला है, ये कैसा बनेगा बेटा, ये बनेगा ऐसा, ऐसा पैराबोला बनेगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? बट हमें r की वैल्यू नेगेटिव तो लेनी नहीं है, r की वैल्यू नेगेटिव तो लेनी नहीं है, तो पॉजिटिव बार अकेला ले लेंगे। लेकिन ये कहां तक है, r की वैल्यू r तक ही है। कहां तक है बेटा, r तक ही है। ओपनिंग डाउनवर्ड बनेगा, b माइनस सी से थोड़ा सा ऊपर बन गया है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है ऐसे, यहाँ पे एकदम फ्लैट हो गई है कर्व। कैसा होगा, फ्लैट होगा ऐसे। देखो यहाँ पे बेटा टेंजेंट कैसी बनेगी, हॉरिजॉन्टल बनेगी ना, तो यहाँ पे भी हम हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करेंगे। कहां तक, r तक। कहां तक, कैपिटल R तक, जब तक नहीं पहुंच जाते। उसके बाद क्या है बेटा, ये तो v है जब r की वैल्यू लेस देन r है, और r की वैल्यू कैपिटल R के लिए क्या है, r की वैल्यू कैपिटल R के लिए हमने लास्ट में लिख ही रखा है। r की वैल्यू बेटा कैपिटल R क्या है, एक स्लाइड छूट भी गई है बीच में, r की वैल्यू बेटा कैपिटल R क्या है, ये रहा अपना कैपिटल R के लिए k³/r जैसा पहले था वैसा ही होता है। ठीक है, उसी के लिए वैसा ही होता है। तो हम लोग क्या करें, तो हम क्या करते हैं भाई, ये 1/, यहाँ पे v की वैल्यू अलग है, यहाँ पे ऐसे चली जाएगी v की वैल्यू। ये v कितना है बेटा, यहाँ पे k³/r है। अच्छा, यहाँ पे बेटा जब सेंटर है, r की वैल्यू कैसी है, 0 है। जब r की वैल्यू बेटा 0 है, इसमें r की वैल्यू जब 0 है तो क्या आ रहा है, r की वैल्यू 0 कर दी, तो v कितना है बेटा, 3/2 k³/r 3/2 k³/r मीन जितना सरफेस पे है उसका 1.5 गुना सेंटर पे है पोटेंशियल। जितना सरफेस पे है उसका 1.5 गुना कहाँ पे है, यहाँ पे बेटा कितना है, ये कितना है, ये r पे कितना है, सरफेस पे, दैट इज k³/r।
ये इतना रहा, ये इतना। क्लियर बेटा, बात समझ में आ गई? नोट कर लो, यस सर। नोट कर लो, नोट कर लो। यहाँ पे नोट में लिख भी लेंगे। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एट सेंटर सेंटर ऑफ potential at center of uniformly charged non-conducting sphere. Uniformly charged non-conducting sphere is 1.5 times the potential at surface, 1.5 गुना ज्यादा होता है बेटा। ये बात समझ में आ गई? और ये कैसा है? ये पैराबोलिक कर्व। ये कैसा है बेटा? पैराबोलिक। ये कैसा है? पैराबोलिक। और ये कैसा है बेटा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है? जब एक्स वाई इक्वल टू सी टाइप का कर्व आए तब ये एक्स और वाई में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। कैसा बनता है? ऐसा, ऐसा बनता है, इधर और इधर। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, एक्स वाई इक्वल टू सी। यहाँ पे भी वही वी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप का अपना बन रहा है, पोटेंशियल इनटू आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के क्यू के बराबर बन रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे हो गया बेटा ये अपना। अब क्या आता है यहाँ पे? अब ये हो जाता है कैविटी के अंदर पोटेंशियल। आपको होमवर्क में दे देता हूँ, तो होमवर्क में आपको क्या करना है? होमवर्क में आपको क्या करना है बेटा? क्या? फाइंड द पोटेंशियल ये ले हम कहाँ से पढ़ रहे हैं? शुरू से लाइट चलो गई। inside cavity of दो जी खत्म। uniformly charged यहाँ से हाँ एक बार ये क्या है? non-conducting साधने एक बार साधने की निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण सुतजीत से पूछा है सेतु यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इसका बेटा आपको होमवर्क करके देना कि अगर एक कैविटी है इसमें पोटेंशियल क्या होगा किसी पॉइंट पे। ये डिपेंड करेगा बेटा, ये डिपेंड करेगा किस पे? ये डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, लोकेशन पे। ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट पे आप अपने मन से निकाल सकते हो। ये क्या दी गई है? ये बेटा 4r दी गई है। इसकी जो रेडियस दी गई है ये टच कर रहा है राइट में, ये जो रेडियस है बेटा ये r दी गई। ठीक है, ये रेडियस r दी गई है। यहाँ पे आपको क्या निकालना है? v निकालना है किसी भी एक पॉइंट पे। और इसमें चार्ज भरा हुआ है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। बेटा ये ऐसा कंडक्टर है और इसके अंदर आपको v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपका होमवर्क।
रेडियस दे दी गई है इसकी, हाँ ये बेटा रो ले लो की डेंसिटी। रो क्या है? यूनिफॉर्मली वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ये किसी भी जनरल पॉइंट आप अज्यूम कर लेना, उस पर आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? चलो यहां तक हो जाता है और यहाँ पे अपना ये चैप्टर हो जाता है समाप्त। अब कुछ डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट डे में। तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं कैपेसिटेंस। क्या स्टार्ट करेंगे? कैपेसिटेंस। ये नया चैप्टर है अपना कैपेसिटेंस। तो क्या होता है बेटा कैपेसिटेंस? तो होता क्या है कि कैपेसिटर एक डिवाइस होती है, ऐसा एक जुगाड़ होता है अपने पास। क्या जुगाड़ होता है? जिसमें बहुत सारा चार्ज हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर अ चार्ज एंड ऑन अ नीड ऑफ सडन चार्ज ऑन अ नीड ऑफ सडन करंट। हमें बेटा बहुत सारा करंट एक साथ चाहिए बहुत कम टाइम के लिए, तो हम क्या करते हैं कैपेसिटर से जितना भी चार्ज है वो बहुत कम टाइम में फ्लो करा देते हैं। सारा का सारा चार्ज हम क्या करते हैं बेटा? फ्लो करा देते हैं। किसे? किसी भी एक वायर के थ्रू। किसमें? किससे? कैपेसिटर से, क्योंकि उसके पास बहुत सारा चार्ज स्टोर रहता है। तो क्या होता है बेटा? बहुत कम टाइम के लिए अच्छा खासा करंट हमें मिल जाता है। और अगर ऐसी कभी जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक सर्किट में तो हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। उसी कैपेसिटर को हमें पढ़ना है आज। ठीक है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इट इज लाइक कि हमारे पास एक बहुत बड़ा पानी का टैंक और हम एकदम सडन नीड की जरूरत है, सडन बहुत सारा पानी चाहिए, बहुत कम टाइम में बहुत सारा पानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? उस बड़े से टैंक को फिल कर देंगे और बड़ा सा वहां से सीधा फोड़ देंगे। जितना पानी आके गिर जाएगा, ऐसे ही कैपेसिटर का काम होता है। उसके बाद बहुत सारा चार्ज रहता है। जैसे हमने वायर कनेक्ट किया, सारा चार्ज दुड़ुम से एकदम फ्लो हो जाता है बेटा। ठीक है, उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? कैपेसिटर में उसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कैपेसिटेंस क्या होती है? किसी भी कंडक्टर, कोई भी अपना बेटा मेटल है या फिर कोई भी कंडक्टर है या फिर कोई भी डिवाइस है या फिर कोई भी नॉन कंडक्टर मटेरियल भी है, कोई भी मटेरियल है, उस पर चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे। अब कैसे हम लोगों को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा। सो व्हाट इज अ कैपेसिटर? इट इज अ डिवाइस that stores charge and energy in form of electric field. If we need a large current for a very short duration, we use capacitor. Any material that can hold charge, can be treated as capacitor. नोट करिए बेटा।
चलो क्या होता है बेटा, जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, और कैपेसिटर क्या होता है, चलो हम लोग कैपेसिटर की भी बात, कैपेसिटर की हमने बात की भी, कैपेसिटेंस क्या होता है, अब कैपेसिटेंस की बात करते हैं। कैपेसिटेंस कोई भी बेटा मटेरियल है, कोई भी एक आइसोलेटेड मटेरियल है, इस पे हम चार्ज देते हैं, क्या देते हैं, इस पे हम चार्ज देते हैं। ये कैसा है बेटा, मटेरियल है, जो भी अपना कंडक्टर, जो भी अपना मटेरियल है, कंडक्टर है, जो भी है जिस पे हमने चार्ज दिया है, ये फाइनाइट लेंथ का होना चाहिए, इनफाइनाइट लेंथ का नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये फाइनाइट लेंथ का है तो इसके रिस्पेक्ट में हम इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कैसा मान सकते हैं, जीरो मान सकते हैं, राइट। तो बेटा जिस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल, अगर किसी भी बॉडी पे चार्ज है तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ता है। जैसे कि हमें पता है स्फीयर लेते हैं, अगर स्फीयर पे हम लोग चार्ज क्यू देते हैं तो इसका पोटेंशियल कितना आ जाता है, के क्यू बाई कैपिटल आर आता है, अगर इसकी आर रेडियस है। इसी तरीके से कोई भी मटेरियल हो, कोई भी आइसोलेटेड मटेरियल हो, उस पे अगर हम चार्ज देते हैं, आइसोलेटेड मटेरियल हो अगर उस पे चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है, उसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हम लोग कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे लिखते हैं बेटा इसमें, इफ वी प्रोवाइड चार्ज टू an isolated material, its potential increases, its potential increases, its potential increases. The potential of a the potential of the material is proportional to charge, right? मीन्स क्या होता है बेटा, Q is directली proportional to V के बराबर होता है। और हम ऐसा वाइस वर्सा में भी कह सकते हैं कि V कैसा होता है बेटा, V कैसा होता है, चार्ज के बराबर, पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस केस में। ठीक है बेटा, तो जब Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, पोटेंशियल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जब भी बेटा मैथमेटिक्स के हिसाब से देखो तो क्या आ जाएगा, C एक कांस्टेंट आ जाएगा और आ जाएगा, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं बेटा, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कैसे आ जाएगा, ऐसे C की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, Q डिवाइडेड बाई V आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे मैथमेटिकली डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे, कि अगर हमें पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज करना है, भाई 1 यूनिट से इंक्रीज करना है, तो जितना हमें चार्ज प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस। सो क्वांटिटेटिवली यहाँ पे देखो बेटा, एफ वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट है, राइट, वी इज इक्वल टू 1 वोल्ट, कितना है, 1 वोल्ट से हमें इंक्रीज करना है। क्वांटिटेटिवली कैपेसिटेंस is equal to charge, equal to that charge, that amount of charge which is required to increase the potential of, which is required to increase the potential of conductor of the material by 1 volt, by 1 unit, by 1 unit। ऐसे नोट कर लो बेटा, ये नोट कर लो आप लोग।
इसके बारे में कुछ लिख लो बेटा, कैपेसिटेंस कैसे होती है? कैपेसिटेंस इज स्केलर क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा इसके बारे में। इट इज डिनोटेड बाय letter C, ये symbol C. Its unit is, its SI unit लिख लेते बेटा, its SI unit is कूलम पर वोल्ट और फैराड। 1 farad is equal to 1 कूलम पर वोल्ट। ठीक है बेटा, और क्या? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर is independent of its potential, and its charge. And its charge. सर पोटेंशियल की स्केलर क्वांटिटी है ना? हाँ बेटा, स्केलर क्वांटिटी ये लिखा है ना मैंने। कैपेसिटेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर बेटा? यस सर। Capacitance depends on the shape and size of a material of a conductor on increasing the size of the conductor, capacitance increases. Capacitance increases if surrounding medium, it also depends on the surrounding medium, that is the dielectric constant. सर कैपेसिटेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगा? बेटा नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड कर जाता है।
क्योंकि किसी किसी का डिफरेंट हो जाता है, किसी किसी का अलग होता है। नेचर मटेरियल में बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, हाँ बट माइनर तरीके से करता है कि उसमें अंदर बेटा जो चार्ज है लाइक कि अंदर के जो अगर 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 मेटल है, मेटालिक है, तब तो कोई इश्यूज नहीं है। अगर ये बेटा ऐसे सेमीकंडक्टर्स वगैरह के लाइक ऐसे डिफरेंट तरीके के मटेरियल के बनाए गए तो उन पे कर जाता है। ओके सर। जनरली किस पे डिपेंड करता है बेटा? शेप एंड साइज पे। शेप एंड साइज पे बात समझ आ रही है? अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है तो कैपेसिटेंस भी बढ़ जाता है। इट ऑल्सो डिपेंड्स, और किस पे डिपेंड करता है? ऑन द on another material, another charged conductor, another conductor, another conductor kept near kept in vicinity, kept in vicinity। बेटा पास में अगर कोई दूसरा कंडक्टर भी रखा हो तो उसकी वजह से भी इसकी जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाती है, विसिनिटी। ठीक है बेटा, नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। क्रैश कर गया ये। ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है बेटा? कैपेसिटर क्या होता है बेटा? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ two isolated conductors kept nearby, kept nearby। बेटा अगर दो कोई भी कंडक्टर है उनको हम लोग पास पास में रख देते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटर बोलते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। कैपेसिटर, कैपेसिटर का मीनिंग क्या होता है? सिंपल सी बात है बेटा, क्या होता है? कैपेसिटर। दो हमारे क्या होने चाहिए? दो मटेरियल है, इस पे अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये दोनों म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से अगर हम फिर यहाँ पे बाद में हटा भी लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? फिर हम हटा भी लेते हैं बेटा, तो यहाँ पे जो भी मटेरियल है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि बेटा इनके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं। म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स लगते हैं। क्या लगते हैं बेटा? म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस लगते हैं, जिसकी वजह से ये चार्ज को स्टोर कर लेता है। और क्या जनरेट हो जाता है बेटा इनके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है।
ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा बेटा। देखो और क्या होता है, अगर कोई अपने पास एक चार्ज कंडक्टर है, अभी इसका कुछ पोटेंशियल है V, इसके पास हम एक न्यूट्रल कंडक्टर भी ला देंगे। कैसा ला देंगे, न्यूट्रल कंडक्टर। तो यहाँ पे क्या करेगा बेटा, वो नेगेटिव चार्ज डाल देगा। पास लाने से देखो कैसे बढ़ता है, बता रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भाग जाएगा, दूर दूर क्या भाग जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज भाग जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये चार्ज पास होने की वजह से इसका पोटेंशियल कैसा कर देगा, कम कर देगा। सो नेट इफ वी ब्रिंग a neutral conductor near the charge conductor, potential of the charged conductor decreases तो V कैसा होगा बेटा, हमें पता है Q बाई V को हम लोग बोलते हैं C। तो V कैसा हो गया बेटा, कम हो गया। चार्ज तो उतना ही रहा इसमें क्योंकि आइसोलेटेड है दूर दूर। देन C कैपेसिटेंस increases, कैपेसिटेंस इंक्रीज। बेटा चार्ज पास में लाने से ये चीजें हो जाती हैं कंडक्टर्स में। क्या हो जाता है बेटा, कि पास लाने से V कैसा होता है बेटा, कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पास में है, इसका पॉजिटिव होगा बेटा पोटेंशियल। तो नेगेटिव चार्ज पास में होने की वजह से जितना कम कर रहा है, ये चार्ज दूर होने की वजह से उतना बढ़ा नहीं पा रहा है। अगर सेम रहता कि ये दोनों मिक्स होते तो इसके से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, क्योंकि नेगेटिव वाला कम करता है, पॉजिटिव वाला बढ़ा लेता। यहाँ पे क्या हुआ, ये चार्ज का पोलराइजेशन हुआ और इस नेगेटिव चार्ज ने पोटेंशियल कम ज्यादा किया, इस वाले ने बढ़ा नहीं पाया। तो नेट पोटेंशियल ओवरऑल कम हो जाता है, जिसके से कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है, नोट करो। और कैपेसिटर में क्या होता है बेटा, दो जो कंडक्टर्स हैं, कैपेसिटर में एक ऐसा जुगाड़ बनाया गया है कि दो कंडक्टर्स हैं, उनपे इक्वल और अपोजिट चार्जेस रखे जाते हैं। जैसे कि हमने पहले ही सिखाया था, ये इक्वल और अपोजिट चार्जेस रखे जाते हैं इन अ कैपेसिटर। In a capacitor, two conductors have equal and opposite charge. Equal and opposite charge. The two conductors in combination are called plates of a capacitor. Plates of a capacitor are called plates of a capacitor. Are called plates of a capacitor. दोनों कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपेसिटर की प्लेट्स बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप, अकॉर्डिंग टू size, shape of the conductors of the plates, लिख लो ऐसे सीधा, plates, capacitors
are classified into various types. So various types. Number 1, spherical, capacitor, cylindrical, तीसरा बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, प्लेट कैपेसिटर, spherical isolated capacitor, spherical isolated capacitor, इतने सारे बेटा होते हैं। ठीक है, ये सारे अपने कैपेसिटर्स के टाइप होते हैं। 7 बजता जा रहा है। अभी मेजरली बेटा 4 टाइप के कैपेसिटर होते हैं, 4 टाइप के कैपेसिटर होते हैं, जिसमें से एक हम पहले पढ़ लेते हैं, चौथा वाला। ठीक है, ये छोटा है और अपने पास समय भी कम है, तो जल्दी से हो जाएगा। बात में आ रही बेटा, जल्दी से हो जाएगा। तो अब हम सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? स्फेरिकल आइसोलेटेड कैपेसिटर। स्फेरिकल आइसोलेटेड कैपेसिटर। तो बात करें बेटा 1 फैराड की, पहले इसकी यूनिट की बात करते हैं थोड़ी सी। जो 1 फैराड यूनिट है, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 कूलाम पर वोल्ट, ये बहुत बड़ी कैपेसिटेंस है। ये बहुत बड़ी कैपेसिटेंस मींस किसी को 1 कूलाम ही बहुत बड़ा चार्ज है। इतना बड़ा चार्ज अगर किसी एक कंडक्टर को दे दो और उसको पोटेंशियल सिर्फ 1 वोल्ट बढ़े, सिर्फ 1 वोल्ट बढ़े, मतलब बहुत बड़ी कैपेसिटी वाला कैसा है बेटा कंडक्टर है। कैपेसिटर बढ़ने का मीनिंग क्या होता है? चलो ऐसे समझते हैं हम। क्या समझते हैं बेटा? देखो ऐसे समझते हैं, क्या होता है कि Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, अगर साइज पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज होगा बेटा उसका, जैसे जनरली स्फेरिकल स्फीयर की भी मान ले, तो अपना क्या होता है KQ/R होता है। क्या होता है बेटा? KQ/R होता है, राइट। KQ/R का मीनिंग क्या है कि R की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना कम पोटेंशियल होगा, उतना कम पोटेंशियल होगा। तो उसमें अगर हम Q की वैल्यू बढ़ा दें, 1 कूलाम दे देंगे, 1 कूलाम बहुत बड़ा चार्ज होता है, राइट। 1 कूलाम बहुत बड़ा चार्ज होता है। जैसे अगर हम स्फीयर की बात करें बेटा, स्फीयर की बात करें तो क्या आता है अपना पोटेंशियल? स्फेरिकल पोटेंशियल में बेटा अगर 1 कूलाम चार्ज देते हैं तो V की वैल्यू लिखते हैं हम लोग KQ/R, और K की वैल्यू खुद ही अपने आप में बहुत बड़ी है, 9 × 10⁹। Q की वैल्यू अगर आप 1 कूलाम दे दोगे तो आप समझ लो बेटा ये कितना पोटेंशियल है। अगर R की वैल्यू आप 1 मीटर भी रख दोगे ना, 1 मीटर बेटा अपनी R की वैल्यू, कंडक्टर की, स्फेरिकल कंडक्टर है उसकी, R की वैल्यू अगर 1 मीटर भी है तो पोटेंशियल कितना आ गया जरा देखो बेटा। ये R की वैल्यू अगर हम बाहर डाल देते हैं 1 मीटर, R इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू कितना है बेटा? 1 कूलम। ये 1 मीटर, इतना बड़ा कंडक्टर भाई, इतना बड़ा, 1 मीटर इतना, तो इतना चौड़ा कंडक्टर है, उस पर अगर हम 1 कूलम चार्ज दे देंगे ना तो बर्बाद हो जाओगे भाई। कितना आ गया बेटा? V की वैल्यू आ गई 9 × 10⁹ वोल्ट। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज्यादा है बेटा। कितना आ गया ये? 9 बिलियन वोल्ट्स। 9 बिलियन वोल्ट्स बेटा, ये बहुत बड़ा है। मतलब कितना है ये? 9000 मेगा वोल्ट्स बेटा। पावर स्टेशन चल जाता है इतना पोटेंशियल में। इतना पोटेंशियल एक पावर स्टेशन में जनरेट होता है, राइट।
तो जो कैपेसिटेंस है कितना 1 फैराड, 1 फैराड कितना आएगा जब Q और V कितना हो बेटा 1 हो, कैसा हो कि 1 कूलम चार्ज देते हैं और V केवल थोड़ा ही सा बढ़े, V कैसा बेटा बहुत कम बढ़े, तब जाके 1 आएगा बेटा, कैसा आएगा तब जाके 1 वोल्ट आएगा, तब कैसा आएगा 1 वोल्ट आएगा। उसके लिए R की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए। V को बेटा 1 कूलम चार्ज देने पे R कितना बढ़े, R की वैल्यू में V की वैल्यू 1 रखनी है तो R हमें निकालना है बेटा। V कितना है देखो, अगर हम 1 कूलम चार्ज देंगे तो C को अगर 1 फैराड रखना है, 1 फैराड रखना है तो जरा बात करें C इक्वल टू क्या बेटा Q बाई V। तो हमें बेटा बहुत बड़ा रेडियस का चाहिए होगा, बहुत बड़ी रेडियस का चाहिए होगा बेटा, ठीक है, बहुत बड़ी रेडियस का क्या चाहिए होगा, कैपेसिटर चाहिए होगा, राइट। क्यों, क्योंकि अगर हमें 1 वोल्ट रखना है तो उसकी रेडियस होनी चाहिए 9 × 10⁻9 मीटर्स, 9 × 10⁻9 मीटर्स, समझ रहे हो बेटा कि 1 कूलम चार्ज होने पर अर्थ की रेडियस नहीं है तो अर्थ का भी कैपेसिटेंस 1 फैराड के बराबर नहीं होता है। इसकी के बाद बेटा हम नेक्स्ट क्लास में और समझाएंगे और काफी सारे बताएंगे कि कैसा हम लोग करें, कैसे निकालें, कैसे नहीं निकालें, और ये जो क्वेश्चन होते हैं कैपेसिटेंस कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, अब कैसे करना है ये हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आप लोग यहीं पे मिलिएगा, तब तक के लिए हम भी चलते हैं, आप भी चलिए, समय समाप्त हो गया हमारा, ठीक है बेटा, और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय एवरीवन।